Hello friend, how are you? My name is अभिनव दीक्षित और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश का जो अभी वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और मैंने आपको पहले भी नहीं, अभी ये इंट्रो वीडियो है मेरा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको क्या बेनिफिशियल हो सकता है। इस वीडियो में हम इंग्लिश को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का पढ़ाने की पूरे वीडियो डालेंगे, कंटेंट्स डालेंगे, और जो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है वो यहाँ सीखेगा। हम एक सक्षम भारत के तहत अपने देश के प्रत्येक नागरिक को एक जागरूकता और एक लिटरेसी को ऑफर कराना चाहते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बहुत सारे फंडे हैं जो हमें जानना बहुत आवश्यक होता है जब कभी हमें बोलना पड़ता है या ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश हमारी खुद अपनी फाउंडेशंस, अपनी नींव नहीं रखती है। इंग्लिश खुद कई भाषाओं से मिलकर के एक इंग्लिश भाषा का निर्माण हुआ है। और इसी प्रकार से जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में हमें सीखने के लिए सबसे पहले एक अहम भूमिका निभाते हैं हमारे लेटर्स। सॉरी, आई एम जस्ट कम। लेटर्स, और लेटर्स के बाद जो लेटर्स के सभी 26 वर्ड्स को ही हम क्या नाम देते हैं, इन्हीं के एक फॉर्म को सभी लेटर्स बन करके मिल करके एक नए चीज को बनाते हैं, वो उसे कहलाता है अल्फाबेट। सभी लेटर्स मिल करके अल्फाबेट, सभी में लेटर्स जब मिलते हैं तो उन्हें अल्फाबेट कहा जाता है। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, तो 26 लेटर्स से ही अल्फ़ाबेट उन्हें ही कहा जाता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन कभी कभी कोई पूछ लेता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट केवल एक ही होता है। लेटर्स 26 होते हैं, अल्फ़ाबेट एक होता है, और अल्फ़ाबेट जो लेटर्स से बना है और इसके क्रिएशन को, इसकी एक फॉर्म को अल्फ़ाबेट कहा गया है। लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं। जब कई लेटर्स मिलेंगे तो एक वर्ड्स का निर्माण करते हैं और उन्हें वर्ड्स कहते हैं। और वर्ड्स से फ्रेज, और फ्रेज से ही हमारे क्लॉज, और क्लॉज से सेंटेंस बनता है। अब ये होते क्या हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं। लेटर्स तो वो होते हैं जो इंग्लिश के सभी ए से लेकर के जेड तक के वर्ड्स होते हैं, उन्हें लेटर्स कहा जाता है। और इन्हीं की एक फॉर्म होती है जिन्हें लेटर्स को हम पुकारते हैं, उन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेटर्स के मिलने से ही वर्ड्स बनता है जो कि अपनी खुद की आइडेंटिटी रखते हैं और एक क्लियर भाव को भी स्पष्ट करते हैं, प्रकट करते हैं। फ्रेज, फ्रेज वो होता है जो हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं, जो बीच के वर्ड्स होते हैं उन्हें फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज से क्लॉज बनते हैं। क्लॉज भी हमारे एक महत्वता वो एक बहुत ही आवश्यक पार्ट होते हैं, अंग होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जब इनको पढ़ेंगे तो हमें इन चीज़ों को भी अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्लॉज के बारे में हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक जो संरचना के आधार पर 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक एक्सेप्टिव सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। जब हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्लॉज का ही यूज करेंगे, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है जो इंडिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंडेंट होती है। और
कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है जो उसी के समान दूसरी क्लॉज होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और सेंटेंस वही होता है जो अपने भाव को प्रकट पूर्ण रूप से करता है और एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान भी बनाता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। लेकिन बात करेंगे फ्रेज की तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता है। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब आता है, लेकिन ये डिपेंडेंट भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। इनको फ्रेज और क्लॉज को हम किसी सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन बता दें कि फ्रेज और क्लॉज भी 3 तरह के होते हैं। फ्रेज और क्लॉज को नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये रही फ्रेज और क्लॉज की बात। तो हमने बताया है कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं, जो वर्ड्स बनते हैं, वो वर्ड्स वो होते हैं जैसे कि हमने किसी भी चीज़ को रखा जो क्लियर एक्सप्रेस हो सकता है, जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, फॉक्स, या कोई भी वस्तु जिसको हम मीनिंग्स फुल होते हैं उन्हें हम वर्ड्स कहते हैं। फ्रेज को बताया है कि कहीं से कोई भी वर्ड बीच में आ जाने पर और जो अपने भाव को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकता है उन्हें फ्रेज कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता क्या है? शब्दों का वह समूह जो किसी भाव को प्रकट करता है और क्लियरली उस भाव को बताता है। हमारे जो सेंटेंस होता है उनको बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो महत्वता रखता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच है। क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं वो सभी कंबाइन होता पार्ट ऑफ स्पीच से, जो कि क्लियर एक्सप्रेस होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच भी हमारे 8 तरह के होते हैं। सबसे वेरी फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और नाउन आया कहाँ से है ये भी जानेंगे। तो हम अलग अलग वीडियोज में और अलग अलग सेंटेंस जो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। अभी हम सबसे पहले नाउन को लेते हैं। नाउन होता क्या है सबसे पहले तो ये जानेंगे। नाउन, जैसे कि हमने इंग्लिश के बारे में बताया कि इंग्लिश को कई भाषाओं से मिलकर बनाया गया है, ऐसे ही नाउन खुद की अपनी पहचान नहीं रखती है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन एंड फ्रेंच वर्ड नोमेन। नोमेन में एक अलग तरीके का सिंबल होता है, नोमेन। इसके ऊपर एक अपोस्ट्रोफ लगा होता है ई के ऊपर। नाउन को हमने बहुत ही बचपन से लेकर के छोटी क्लासों से, जो प्राइमरी क्लासों से लेकर के हमने आगे तक सीखा है कि नाउन की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है जो क्लियर एक्सप्रेस कर सके, और वो हम अपने तरीके से बना सकते हैं। कभी डेफिनेशन के बारे में क्या ये आया है कि नाउन की डेफिनेशन लिखिएगा, करें एग्जाम में आता है 150 से 300 शब्दों में या 50 से 60 शब्दों में नहीं आया। तो हम देखते हैं नाउन इज अ वर्ड यूज एज अ नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अगर हमने ये डेफिनेशन लिखी, नाउन इज अ वर्ड यूज एज अ नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये डेफिनेशन क्या काफ़ी है? इसने क्या अपने भाव को पूर्ण रूप से बता दिया है कि नाउन यही होता है। केवल नाउन हमारे चारों तरफ की वो चीज़ें जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, या उन्हें हम अपनी मात्रा में किसी भी तरीके से माप सकते हैं, वो सभी नाउन हैं। तो प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज़ नाउन कहलाती है। नाउन के एग्जाम्पल्स अगर दिए जाएं तो इसके अकॉर्डिंग नाउन के एग्जाम्पल्स कुछ अलग होंगे। लेकिन अगर हम डेफिनेशन को अगर ऐसे लिखें कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड
नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या ये गलत है? अगर है तो क्या कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या गलत है? देखिएगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जो कि एक आइडेंटिटी रखता है कि नेमिंग, जो कि शब्दों को एक वर्ड्स बनाने पर, एक अपने भाव को एक नामकरण करने पर नेमिंग वर्ड्स तो हो सकता है, लेकिन नाउन इज अ वर्ड यूज एज अ नेम पर्सन प्लेस और थिंग्स, ये भी सही है। लेकिन एक्स्ट्रा क्वालिटी जो होती है वो फीलिंग्स की होती है, और क्या हमने फीलिंग्स को ऑब्जर्व किया है? नहीं किया। नाउन इज अ वर्ड यूज, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड में तो हम सभी को वर्ड्स के रूप में रखते हैं, तो फीलिंग्स भी हम वर्ड्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन को हमने अक्सर पढ़ा है कि नाउन के कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ नाउन, पार्ट्स ऑफ नाउन। तो जो पार्ट्स होते हैं नाउन के वो हैं क्या? नाउन के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमने अक्सर पढ़े हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सब के बारे में पढ़ा है। लेकिन अगर हम इन्हें दो भागों में डिवाइड करते हैं जिससे एक्सप्रेशन भी आएगा, एक तो होता है CONCRETE, कॉन्क्रीट, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT। नाउन ही है दोनों। देखिएगा, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, होता क्या है? कॉन्क्रीट, कंक्रीट को हम अक्सर मिट्टी पत्थर के रूप में जानते हैं, जो कि ठोस तौर पर मकान बनवाने में किया जाता है। ठोस तौर पर होता है कंक्रीट, जो मिट्टी पत्थर होते हैं वो मकान बनवाने में भी काम आता है, उसे कंक्रीट कहते हैं। तो कंक्रीट केवल मिट्टी पत्थर को ही नहीं, वो सब तमाम चीज़ें जो एक ठोस तौर पर ऑब्जर्व की जा सकती हैं, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो कॉन्क्रीट नाउन में आता है। कॉन्क्रीट नाउन में कॉमन नाउन भी आ सकता है, प्रॉपर नाउन भी आ सकता है, मटेरियल नाउन भी आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आ सकता, लेकिन कलेक्टिव नाउन आ सकता है। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों नहीं आ सकता? इसमें कॉमन कुछ है क्या? वो ठोस कठोर है क्या? कुछ नहीं है। हम कॉमन नाउन में अक्सर कॉमन चीज़ों को ही ऑब्जर्व करते हैं, नाम से ही पता चलता है कॉमन। और प्रॉपर नाउन में वो चीज़ जो स्पेसिफिक दिखाई देती है, जो एक पार्टिकुलर नेम को डिनोट करता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन में वो चीज़ें होती हैं जो पदार्थ के बारे में बताती हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है कि ये पदार्थ है। वो तमाम चीज़ें प्रॉपर मटेरियल नाउन में आती हैं, और कलेक्टिव नाउन में एक समूह के रूप में कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन, मटेरियल और कलेक्टिव, ये चार तरह के नाउन हैं। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। कॉमन नाउन वो तमाम चीज़ें जो कॉमन तौर पर एक से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज किया जा सकता है, जिन्हें रिकॉल करने के लिए या उन्हें बुलाने के लिए हम अक्सर इन्हीं चीज़ों को यूज करते हैं। हम कभी बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो अगर हम वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो हम एक एक बच्चे का पर्टिकुलर नेम लेकर के बुलाने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन हम कहते हैं बच्चों इधर आओ, तो एक कॉमन टर्म्स में, एक कॉमन वर्ड में सभी को बुला लिया, जो कि एक आम यूनिट्स रखती है। और जो कि हमने अगर बॉयज कहा या लोगों को बुलाया, तो हम एक कॉमन टर्म्स देखते हैं, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, मैन। और अब थोड़ी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि कॉमन में आया सिटी,
विलेज, कोई बुक या पेन, ये कॉमन टर्म्स हैं। बॉयज में किसी का भी नाम ले लिया, जैसे कि कपिल, जो कि एक कॉमन के साथ साथ प्रॉपर नाउन की आइडेंटिटी रखता है। एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में लोगों को बुलाने के लिए हम स्पेसिफिक पर्सन को बुला रहे हैं। कपिल को अवार्ड दिया जा रहा है या डांटा जा रहा है, तो यूनिट जो स्पेसिफिक है वो कपिल की यूनिट रखती है। हमने अगर कहा कि बात किसी गर्ल्स की जाए, जैसे राधा, और अगर मैंने नाम लिया किसी और का, जैसे कि मैन हो, तो हमने लिख दिया माधव। सिटी का आगरा कर दिया, और विलेज का मैंने मेवाड़ कर दिया। बुक रामायण, और पेन किसी भी कंपनी का दे दिए, जैसे कि सेलो। अब बॉयज, गर्ल्स, मैन, सिटी, विलेज, बुक्स या पेन, कपिल प्रॉपर टर्म है। राधा एक कॉमन के साथ प्रॉपर टर्म्स भी रखता है। राधा एक गर्ल्स भी है लड़कियों के लिए, और राधा एक स्पेसिफिक यूनिटनेस भी रखती है। माधव मैन और माधव आगरा सिटी, और आगरा एक स्पेसिफिक नाम है। मैंने कहा यहाँ पर मेवाड़ एक गांव का नाम हो सकता है, जो कि एक कॉमन टर्म्स रखता है कि वो गांव है। रामायण एक बुक हो सकती है, एक सीरियल्स है जो पुरुषोत्तम राम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो बुक भी है, एक रामायण बुक को भी कहा जाता है। सेक्रेट्स, और जो कि सेलो एक पेन की क्वालिटी भी रखता है, और कई चीज़ें सेलो ब्रांड्स की आती हैं, वो बात अलग है। मटेरियल टर्म्स वो होते हैं जो कि मैंने पहले भी बताया कि पदार्थ को कहा जाता है, और पदार्थ वो होते हैं जो रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं। जब हम किसी चीज़ को एक फाउंडेट करते हैं, या किसी भी चीज़ को हम एक स्पेसिफिक कोई भी चीज़ बना लेते हैं, जब वो पूर्ण तरीके से तैयार हो जाता है, तो उसमें जो भी मटेरियल्स लगते हैं, जो भी चीज़ें लगती हैं, वो सब मटेरियल नाम में आती हैं। मकान बनवाने के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट, गिट्टी, आयरन, ये तमाम चीज़ें जो मकान के कंस्ट्रक्शंस में आती हैं, वो सभी यूनिकनेस रखती हैं एक मटेरियल्स को, जो रॉ मटेरियल से एक मकान को एक तैयार किया जाता है। मटेरियल और कलेक्टिव नाउन वो चीज़ें होती हैं जो एक वस्तुओं से, या किसी स्थान से, या किसी व्यक्तियों से, एक लोगों के ग्रुप को कहा जाता है, जिसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। उन सभी चीज़ों से बनी कोई भी एक चीज़ जिसका एक अलग से नाम दिया जाता है, वो कलेक्टिव में आती है। मटेरियल्स नाउन में कुछ भी, हमने कहा गोल्ड, सिल्वर और आयरन, ईटीसी। कलेक्टिव में हमने कहा कि लोगों की भीड़, जैसे कि एक स्पेसिफिक थिंग्स बनी या कुछ भी, जहाँ पर किताबें बहुत ज़्यादा जमा होती हैं, और हमने अपने एक स्कूल्स में जब बहुत सारे छात्र होते हैं, उनके लिए किताबें जमा होती हैं एक संस्था में, जो कि एक संस्था किताबों से भरी है। वहाँ पर हम सब लोग पहुँचते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो उन्हें उसको नाम देते हैं लाइब्रेरी का। वहीं पर दूसरी बात अगर की जाए इन सेकंड टर्म्स, कि जब लाइब्रेरी, जो कि किताबों के कलेक्शंस को कहा जाता है,
जब सभी किताबें एक कलेक्शंस के रूप में होती हैं तो उन्हें लाइब्रेरी कहते हैं। जब लोगों का एक कलेक्शन होता है और वो संसद में उपस्थित होते हैं तो उसे पार्लियामेंट कहते हैं। और जब हम छात्र छात्राओं को एक विद्यालय में प्रवेश होते हैं और विद्यालय में सभी लोग एक क्लास के अंदर होते हैं तो सभी वो छात्र छात्राएं जहाँ पर हम शिक्षा प्रदान करते हैं उसे हम क्लास कहते हैं। और लोगों का जो संसद में होते हैं उन्हें पार्लियामेंट कहते हैं। इसी प्रकार से हम जो भी एग्जाम्पल्स एक कलेक्शंस के रूप में रखते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन है, कलेक्ट किया गया है, इकट्ठा किया गया है, वो कलेक्टिव नाउन एक सभी के एक स्पेसिफिक थिंग्स को कहा जाता है। इनके बेस्ट एग्जाम्पल के लिए हम एक अलग से एक एग्जाम्पल बताते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग्स रखते हैं, जो कि हम अपने तरीके से केवल समझ सकते हैं कि इसके फीलिंग्स क्या है। ऑनेस्टी, जहाँ जिसको ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना स्वाद लिया जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है, वो सभी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। और वो चीज़ें जो कि हमारे 5 ऑर्गन्स में आती हैं वो सब कॉन्क्रीट नाउन में आती हैं, जो कि आँखों से देखा जा सकता है और नाक से सूंघा जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है और जीभ से स्वाद लिया जा सकता है और हाथों से अपनी स्किन से छुआ जा सकता है। वो सभी चीज़ें कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। कॉन्क्रीट नाउन में क्या क्या आती हैं? कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल और कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम केवल फील कर सकते हैं कि इसका दिल बड़ा है, तो हम दिल को हम किसी लंबाई या चौड़ाई में नहीं नापते हैं। उसका दिल बड़ा है मतलब उसके अंदर अच्छाई ज़्यादा है। डिसेंट, वो बहुत ही डिसेंट व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, तो उसके अंदर जो वफादारी है, जो अच्छाई है, वो डिसेंटी है। सो डिसेंसी शब्द जो आता है वो कॉन्क्रीट, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ऑनेस्टी, पीटी, दया को कहिएगा, वो जो दया शब्द है उसको हम शायद माप नहीं सकते। अभी हमने कहा कि जो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी एक मनुष्य में सभी पाई जाती है। एक इंसान होने के नाते हमारे पास ये सभी क्वालिटी है जो कि कॉन्क्रीट नाउन की होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की होती हैं। और 2, 3, 4 देखिएगा क्या क्या होता है। एक इंसान है, कोई भी ह्यूमन है, मानव है, मनुष्य है, उसके पास सब क्वालिटी है। देखें, उसका अगर नाम कपिल है तो आपको एक स्पेसिफिक नाम से पता चलता है कि कपिल है, तो एक प्रॉपर टर्म्स तो उसने रख ही लिया, प्रॉपर नाउन हो गया। और अगर वो इंसान के नाते किसी क्लास में आता है, क्लास मतलब कक्षा, और कक्षा वर्ग वो कहलाता है जो कि एक समुदाय में कई लोगों से मिलकर के एक कक्षा को हम कह सकते हैं। एक एक व्यक्ति को हमने कहा रिकॉर्ड करने के लिए हम नाम से नहीं बुला सकते, लेकिन अगर हमने उनके ग्रुप को एक ही साथ में बच्चों इधर आओ तो हम चिल्ड्रंस कम हेयर, चिल्ड्रन कम हेयर, सॉरी चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रन ही होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, तो चिल्ड्रन कम हेयर ऐसे करके बुला सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने प्रॉपर टर्म्स रखा, जो कॉमन टर्म्स रखा, वो ही एक वर्ग के रूप में होता है जो कि एक से अधिक लोगों को बुलाने के लिए एक समुदाय के रूप में। और जो कलेक्शन है वो अलग है, वो थिंग्स से, चीज़ों के एक बहुत सारे लोगों से जो कि कॉमन से ही इन सबको कलेक्टिव नाउन्स को बनाया जाता है। जो कॉमन टर्म्स रखते हैं उनकी एक अलग तरीके से पहचान, जहाँ पर वो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी एक बिल्डिंग होगी जिसको एक नए नाम से पुकारा जाता है, वो कलेक्टिव नाम में आता है। ऐसा मत कहिएगा कि हमने यहाँ पर भी क्लास कह दिया और यहाँ पर भी क्लास कह दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा।
इसके लिए कोई अलग सी चीज़ होगी, स्पेसिफिक थिंग्स, जिसको हम एक कलेक्टिव नाउन में कहते हैं, जो कि लोगों की भीड़ है, एक वर्ग है, जो कि लड़कों के, तो लड़के और लड़कियां जब इकट्ठे होते हैं उन्हें स्टूडेंट कहते हैं। और जब वो स्टूडेंट किसी क्लास या संस्था में पढ़ते हैं तो उस चीज़ को ही हम कलेक्टिव नाउन में कहते हैं। कपिल एक प्रॉपर टर्म्स तो मिल गया। अगर वो लड़का है या उसकी एज ज़्यादा है तो मैन भी होगा, तो बॉय एक कॉमन भी है, क्योंकि कपिल एक लड़का या कोई इंसान हो सकता होगा, एब्सोल्युटली होगा। जब हम मटेरियल्स की बात कहते हैं तो मटेरियल्स में आपको पता है कि कपिल जब एक इंसान होगा तो उसके पास कुछ प्रोटीन्स के एलिमेंट्स भी होंगे, प्रोटीन्स के न्यूट्रिएंट्स भी उसके पास में जरूर होगा, प्रोटीन भी जरूर होगा, उसके पास में हर एक चीज़ के वो तत्व पाए जाएंगे जिसको एक जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ये सब कपिल के अंदर पाए गए हैं, तो इसलिए मटेरियल टर्म्स भी कपिल रखता है। चौथी बात अगर की जाए कि मटेरियल, कपिल, बॉय, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जे पोषक तत्व भी उसके पास में है। अब बात की जाए अगर कपिल के कलेक्टिव नाउन की, तो हमने बात की है कि कपिल जो व्यक्ति है उसके पास में 200, हमारे पास में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। तो जब वो सभी हड्डियां 206 हड्डियां मिलकर के, वो बोन्स मिलकर के, उसको हम बॉडी कहते हैं, सभी को एक बॉडी के रूप में कहा जाता है, तो वही एक कलेक्टिव नाउन में आ गया। कलेक्टिव, वो बॉडी आई, ना कि वो हड्डी। अब पांचवी चीज क्या है कि कपिल का कोई भी इंसान हो उसकी क्वालिटी अक्सर होती है कि अच्छा है, बुरा है, कैसी भी फीलिंग्स रखता है, डिसेंसी है। तो जब भी उसकी फीलिंग्स की बात करेंगे, फीलिंग जो होगी वो अच्छा या बुराई में किसी न किसी चीज़ में जरूर आती है। हर एक व्यक्ति की जो फीलिंग्स की बात की, तो जो फीलिंग्स जो आती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। एब्स्ट्रैक्ट में आएंगी तो एब्स्ट्रैक्ट में वही चीज़ें आती हैं जैसे कि ऑनेस्टी, और सैडनेस, ये सभी चीज़ें जो कि कपिल के पास में है, एक अच्छा व्यक्ति है। डिसेंसी, ये सभी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं। तो आपको आज बस इतना ही, कल हम और भी बताएंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, कलेक्टिव नाउन अलग से क्या पहचान रखते हैं और कॉन्क्रीट नाउन। हम सबसे पहले पता करेंगे कि जो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है क्या, कॉन्क्रीट नाउन अपनी क्वालिटी क्या रखती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपनी क्वालिटी क्या रखती है, इनको पहचानेंगे। और एक जो एक अलग से एक्सरसाइज में उसके बारे में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर माय क्लास।